Welcome again. Our today's topic is Coulomb's law. But before we start this topic, we speedily recapitulate about the charge and properties of the charge. तो आपने अब तक ये देखा कि मटेरियल की दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, मास एंड चार्ज. तो मास क्या है कि मास इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम इन द स्पेस एंड कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड. Charge is that basic property associated with the matter particle which can produce electric field, can produce magnetic field, and can radiate the electromagnetic wave. If charge is at rest, then it can produce only electric field. If charge is moving with constant velocity, then it can produce electric and magnetic fields both. But if charge is accelerated, then in addition to electric and magnetic field, it can radiate the electromagnetic waves. Next, types of charge. So there are two kinds of charges, positive type of charge and negative type of charge. Stable elementary particles having the charge. So these stable particles are electron and proton. The charge associated with proton is termed as positive charge and charge with the electron is termed as negative charge. Existence of charge. There is no existence of charge without the mass, but mass can exist without the charge. जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास मास है पर चार्ज नहीं है, वो भी एक स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है, पर न्यूट्रॉन के पास मास है, चार्ज नहीं है. पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है. तो हम ये देखते हैं इसमें कि अगर चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है पर मास के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है. फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग. तो चार्जिंग के बहुत सारे मेथड्स हमने सीखे, जिसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीटिंग, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज को अगर डिटेक्ट करना हो या चार्ज की नेचर फाइंड आउट करनी, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बाय विच वी कैन डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी, वेदर द बॉडी चार्ज और नॉट, और ऑल्सो वी कैन find the nature of the charge on the body. Units of charge. SI unit of charge is coulomb and it is denoted by capital C. And Cesius unit of charge depends whether the charge is at rest or moving. If charge is at rest, then its unit is taken as ESU, also known as state coulomb or Franklin. If charge is moving, then its unit is electromagnetic unit or simply EMU, or also known as absolute coulomb. And it is the relation between three types of units. 1 coulomb equal to 3 × 10⁹ ESU and equal to 1/10 of EMU. There are two other practical units of charge. These are ampere hour, and 1 ampere hour equal to 3600 coulomb and 1 Faraday equal to 9650 coulomb. Quanta of charge. Quanta means minimum amount of charge that can be taken or given, and this quanta is associated with these two fundamental particles, proton and electron. That is, minimum value of charge is 1.6 × 10⁻19 coulomb and it is denoted by small e. जब भी लेन देन होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का लेन देन नहीं हो सकता. नॉर्मल सिचुएशन में एक एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए एक बॉडी है वो भी न्यूट्रल होगी. अगर एटम या बॉडी को चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा. यानी ट्रांसफर सिर्फ किसका पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन का ही पॉसिबल है. प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में कहीं टाइटली पैक्ड होता है. अब जब भी किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा. क्या बॉडी को चार्ज करने पर उसके मास में चेंज आता है? तो डेफिनेटली चेंज आएगा, क्योंकि चार्ज जब जाएगा तो चार्ज तो किसके साथ एसोसिएटेड है? मास के साथ. तो अगर चार्ज मूव करेगा तो साथ में मास भी जाएगा. यानी एक बॉडी को अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहूं तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, और जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो साथ में मास भी आएगा चार्ज के साथ. तो एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, तो उसका मास डिक्रीज होगा. पर ये डिक्रीमेंट इतना जो है वो काउंटेबल नहीं होता, इतना कम डिक्रीमेंट होता है कि आप सिंपल एक
मेथड से इसका मास कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना कम हुआ, किसी फिजिकल बैलेंस से नहीं फाइंड आउट कर सकते कि 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से मास कितना कम हो गया, तो वो हम नॉर्मल सिचुएशन में काउंट नहीं करते। अगर एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इसका मास इंक्रीज होगा। ये इंक्रीमेंट भी इतना अप्रिशिएबल नहीं होता। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपने यहां तक की थी। इसके अलावा रिसेंटली डिस्कवर हुए क्वार्क्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका जो चार्ज है वो ई से भी छोटा है। तो हमने देखा कि अब क्वार्क का जो चार्ज है वो इस चार्ज का 2/3 होता है, अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ दिस क्वांटा ऑफ द चार्ज। पर ये क्वार्क्स जो हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं होते, इसलिए इन पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं मानेंगे। क्वांटा चार्ज का अभी भी क्या रहेगा, ई ही रहेगा। अब स्पीडली अपने चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, यानी सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बीच में रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेस मींस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस charge is a scalar quantity and total charge on a body is always equal to the algebraic sum of the all charges, that is sum with appropriate sign. Conservation of charge. Conservation of charge means charge neither be created and nor destroyed like as energy, but it can be transferred from one object to another. Invariance of charge. Invariance means अगर एक बॉडी में चार्ज है, अगर वो मूव रही है तो उस पर चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, पर अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी हाई स्पीड पे ऑब्जेक्ट का मास है वो इंक्रीज होता है, पर चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, इन चार्ज इनवेरिएंट रहेगा जबकि मास है वो चेंज होगा। फिर हमने पढ़ा था इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस किसी भी बॉडी में जो चार्ज है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगी, यानी किसी बॉडी पे चार्ज है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ई, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज इज equal to the integer multiple of the smallest unit of charge. That is, charge on a body Q is always integer multiple of the smallest unit of charge E. If charge is given, positive charge is given, that is electrons are removed, then charge on the body plus Ne, and if electrons are given to the body, then charge equal to Q equal to minus Ne. ये 5 प्रॉपर्टीज आपने कल स्टडी की थी इसमें। अब इस पॉइंट को अपने देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी रिपल्सन का मतलब फोर्स, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्स कितना होगा, ये कूलम्स लॉ है, तो ये अपने थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट अपने और डिस्कस करते हैं। आपने लिखा लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज का मतलब है कि ये बॉडी है और इसके ऊपर ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है और ये अनचार्ज बॉडी है, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा? तो हम कहेंगे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उसकी वजह क्या है कि ये चार्ज इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगा, इनर साइड पे नेगेटिव और आउटर साइड पे ये इंड्यूस चार्ज है, ये गिवन नहीं है। अब देखेंगे यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से, तो नेट फोर्स अट्रैक्शन का होगा, तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फिर एक प्रॉपर्टी थी कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये आप रिपल्सन से बता सकते हैं, अट्रैक्शन से नहीं बता सकते, क्योंकि अट्रैक्शन तो एक चार्ज और अनचार्ज के बीच भी होता है। अब एक क्वेश्चन आप और देखिए इसमें कि क्या दो सिमिलर चार्जेस के बीच भी अट्रैक्शन होता है? तो ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा इस लॉ के अगेंस्ट, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए इसमें ये एक बॉडी है, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा लार्ज है, ये सपोज दैट अमाउंट इज Q1 and the charge on the other body is small, that is Q1 is larger than Q2। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो रिपल्सन होना चाहिए, पर यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि Q1 बहुत ज्यादा है। अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या है, अपने चार्ज इंड्यूस भी करेगा, तो अगर ये चार्ज लार्ज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज भी होगा, तो इंड्यूस चार्ज से जो फोर्स क्रिएट होगा वो रिपल्सन से क्या हो जाएगा, वो रिपल्सन से ज्यादा होगा। तो अगर एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज्यादा है एक पे बहुत कम है तो उनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, पर ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये बॉडीज का साइज बड़ा हो। पर अगर यही चार्जेस अगर पॉइंट चार्जेस हो तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब कि आप ये देखेंगे कि ये एक प्रोटॉन है
और ये दूसरा प्रोटॉन है, इनके बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें चार्ज, ये प्रोटॉन इस पे प्रोटॉन पे चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज का जो इंडक्शन है वो किसी बॉडी भी होता है। जैसे एक बॉल है, ये बड़े साइज की बॉल और बहुत बड़ा चार्ज है, और छोटे साइज की बॉल है और इस पे जो वो थोड़ा सा चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव है। अब ये इस पे चार्ज इंड्यूस कर सकती है, तो इंडक्शन से चार्ज, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज का क्रिएट होगा। उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन पॉसिबल है, लाइक चार्जेस है फिर भी अट्रैक्शन है। ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा जब बॉडी का साइज बड़ा होगा और चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा। पर वही चार्ज अगर पॉइंट चार्जेस हो, अब यहाँ पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। यानी जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उसकी डायमेंशन बहुत छोटी है इस डिस्टेंस के कंपेयर में, तब हम ये कहेंगे ये चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज। और ये चार्ज है वो पॉइंट नहीं है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। पर अगर ये सेपरेशन बहुत ज्यादा कर दें तो ये चार्ज भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होगा। पॉइंट चार्ज मींस द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये लॉजिक हम कूलम्स लॉ के अंदर यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज a branch of physics which deals with the properties of charge at rest, mutual interaction between the static charges, and field produced by the charges. Mutual interaction means charges exert force on each other, and force is a vector quantity. Vector means it has magnitude and direction both. The magnitude of force acting between the charges is calculated by Coulomb's law. This law is applicable to static and point charges. यानी कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, में होने चाहिए, और दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उसकी डायमेंशन स्मॉल होनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से। पॉइंट चार्ज मीन्स the dimension of the object should be very small as compared to the distance between the two charges. तो ये दो कंडीशन रहेगी, इन दो सिचुएशन में ही आप कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। एंड दिस लॉ गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन such two charges. Let Q1 and Q2 are two static point charges. Point charge means dimension of this object is very small as compared to this distance. Dimension means suppose that it is a small sphere, then diameter of this sphere is very small as compared to r. तो ये point charge हो गया आपका, और दोनों charges rest में। Q1 is magnitude of the first charge and Q2 means magnitude of the second charge. Magnitude means Q1 means ये एक छोटी सी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किए, तो इस बॉडी में चार्ज हो गया 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज Q1। 5e को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Q1 से। सपोज दैट सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसका डायमेंशन भी स्मॉल है, पॉइंट चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट में से भी आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले, तो इस पे चार्ज 4e, तो 4e को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Q2 से। तो Q1 and Q2 are two charges separated by a distance small r. Then according to Coulomb, the magnitude of electric force acting between two static point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges, combining two factors upon r square. If we remove the proportionality sign, then F equal to K Q1 Q2 upon r square, where K is known as constant of proportionality or Coulomb's constant. The value of K, depends upon two factors: medium between the two charges, intervening medium, and system of units used to find out this force. For free space,
फ्री स्पेस मीन्स चार्जेस के बीच में या तो वैक्यूम है या एयर है। वैक्यूम एट एयर, इसका जो कॉमन नेम है वो फ्री स्पेस है। दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है और ऐसा ही सिस्टम अपने यूज करें फॉर फ्री स्पेस। इन SI system, the value of K is given by 1 upon 4 pi epsilon naught and numerical value is 9 into 10 raised to 9 Newton meter square upon Coulomb square, where epsilon naught is a constant and known as permittivity of the free space. Epsilon naught, it is permittivity of free space, and numerical value is 9 into 10 raised to 9. Value of epsilon naught 1 upon 4 pi 9 into 10 raised to 9, and after solving it is 8.85 into 10 raised to minus 12 Newton Coulomb square upon Newton into meter square. It is the value of permittivity of free space. Dimensional formula of epsilon naught. It is dimensional formula of charge is 80. 80 means, according to definition of electric current is the rate of flow of charge. That is charge divided by time equal to current. So charge equal to current into time. Electric current is fundamental quantity and its dimensional symbol is capital A, and for time T. So AT is dimensional formula of charge Coulomb, then square divided by Newton. Dimensional formula of Newton is M1 L1 T minus 2, and meter means length, that is L2. After solving, M minus 1, L minus 3, T4 and A2. It is dimensional expression of epsilon naught. If we put this value of K in this expression, then electric force between 2 static point charges in free space is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. It is force between two charges in free space. इसको F नोट से डिनोट करते हैं। नोट का मीनिंग है कि चार्जेस के बीच में मीडियम है वो फ्री स्पेस है आपका, यानी कूलम्स फोर्स है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड हो गया, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. दीज आर थ्री फैक्टर्स. इट इज इक्वेशन फर्स्ट. इट मीन्स देयर इज ए इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस. अब चार्ज का जो मीडियम का इफेक्ट है वो अपने देखते हैं क्या होगा. लेट द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज अदर देन फ्री स्पेस, then Coulomb's force is denoted by Q1 Q2 upon R square, where epsilon is known as the absolute permittivity of the given medium. Suppose that charges के बीच में पहले तो फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस के लिए epsilon naught की वैल्यू है 8.85 10 raised to minus 12. अब मैं चार्जेस के बीच में कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम भर देते हैं. नॉन कंडक्टिंग मीडियम को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लाइक एज वुड, प्लास्टिक, प्योर वाटर, ये मीडियम डाल दें. तो यहां ये जो फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन है, आपने जो नया मीडियम डाला है ये उसका है, एंड इट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम. It is force acting between two charges in a given medium. अब इसमें ये देखते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स, चार्जेस वही है, सेपरेशन वही है, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है. तो मीडियम का अपने इफेक्ट देखते हैं कि फोर्स पहले से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो इसके लिए हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के लिए अपने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं.
F naught by Fm. F naught means force between two charges in free space divided by the force between same two charges at the same separation and denoted by Fm. अगर इन दोनों को अपने डिवाइड करें तो आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. And this ratio is known as, termed as epsilon r, and epsilon r is defined as the relative permittivity of the given medium, second medium, or it is also known as dielectric constant of the second medium. पहले फ्री स्पेस था, अब आपने बीच में वुड डाल दी, तो ये एप्सिलॉन है वो वुड का एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी और एप्सिलॉन आर है वो वुड की रिलेटिव परमिटिविटी. इट इज इफेक्ट ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक्स मींस इंसुलेटर्स. तो अब इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होगी. अब यहां देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ऑफ द गिवन मीडियम is defined as the ratio of absolute permittivity of given medium to the permittivity of free space, or we can define force between two charges in free space divided by the force between same two charges at the same separation in given medium. And the values of epsilon r for different medium is shown in table. For vacuum the value of epsilon r is 1 and for air 1.0006 and it is nearly equal to 1. तो ये इन दोनों के लिए वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, 1 होगी आपकी. तो ये दोनों मीडियम है, इनका कॉमन नेम क्या होता है, फ्री स्पेस. एंड वैल्यू फॉर ग्लास, माइका, प्योर वाटर 324, 326, 81. हाईएस्ट नॉन वैल्यू एप्सिलॉन आर की प्योर वाटर के लिए होते हैं. प्योर वाटर मींस ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर जिसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे खाली. तो आप ये देखिए कि जितने भी जो डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है उन सब के लिए वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर के ग्रेटर देन 1 है. And for conductors means metals like as copper, silver, gold, iron, etc. तो सभी कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिट. ये अब आप ये देखेंगे कि मीडियम का इफेक्ट क्या हुआ, कि फोर्स डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ. तो इसके लिए अपने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, फोर्स इन मीडियम इज गिवन बाय फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. यानी आपने दोनों चार्जेस के बीच में आपने ग्लास रख दिया इसमें, तो ग्लास के लिए मान लो वैल्यू उसकी 3 है, तो क्या होगा, फोर्स है वो 3 से डिवाइड होगा. यानी डाइलेक्ट्रिक्स में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है. अगर आप इन्हीं चार्जेस के बीच में वाटर डाल दें, तो वाटर के डालते ही फोर्स है वो एकदम से क्या होगा, 81 से डिवाइड होगा, फोर्स एकदम से वीक होगा. मान लीजिए कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है 162 न्यूटन इन फ्री स्पेस. यहाँ फ्री स्पेस है और फोर्स है 162 न्यूटन. अगर मैं बीच में यहाँ पे वाटर डाल देता हूं तो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होगा. तो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस फोर्स बिकम्स 2 न्यूटन. यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा चार्जेस के बीच के फोर्स को वीक करता है. और अगर चार्जेस के बीच में मेटल है तो मेटल में आप किससे डिवाइड करेंगे, चार्जेस बीच में कंडक्टर है तो डिवाइडेड बाय इंफिनिटी. तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होगा आपका. इट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. मीडियम बिटवीन द चार्जेस, medium between two charges is dielectric, and for all electrics the value of epsilon r is greater than 1, so force will decrease. in dielectrics डालने के बाद चार्जेस के बीच का फोर्स है वो डिक्रीज होगा, और अगर मेटल डाल दें तो फोर्स डिक्रीज होके 0 हो जाएगा. ठीक है, इट इज इफेक्ट ऑफ मीडियम. तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. मीडियम बिटवीन द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. प्रोडक्ट में ये होगा कि चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा, लार्जर द प्रोडक्ट लार्जर द फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. ये कूलम्स लॉ के जो है फैक्टर्स हैं. 3 फैक्टर्स पे कूलम लॉ डिपेंड. लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स. तो कूलम्स फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस. यानी चार्ज अगर रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, और चार्ज की डायमेंशन स्मॉल होनी चाहिए तो कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो. पर अगर चार्ज मूविंग है तो क्या उनके बीच में फोर्स होगा. उस सिचुएशन में फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा,
तो सिर्फ कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कूलम्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो खाली स्टैटिक चार्जेस के लिए, छोटे पॉइंट चार्जेस के लिए। थर्ड फैक्टर इसमें है कि ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी 10⁻15 मीटर एंड 1 फर्मी। अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻15 से कम होगा तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से कम होगा तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का स्टार्ट होगा। ये न्यूक्लियस के चैप्टर में आप स्टडी करोगे। यानी कूलम्स लॉ की रेंज क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी greater than equal to 10⁻15 meter and up to few hundred kilometers. Coulomb's law is two body interaction. Two body interaction means ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। चार्ज Q1 है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस टाइप से, पर एक चार्ज और है यहाँ पे थर्ड चार्ज, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। इट इज फोर्स applied on Q2 by Q1 and this is force applied on Q2 by Q3। अब देखिए ये जो फोर्स F21 है ये फोर्स लगा रहा है कौन, Q1 अप्लाई कर रहा है Q2 पे। अगर थर्ड चार्ज है तो इस थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड चार्ज एंड इट इज नोन एज two body interaction, that is force acting between two charges is independent of the presence of other charges। ये इसके थ्री जो लिमिटेशंस हो गया। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमारा हो ही गया कि चार्जेस बीच के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसका तो एक्सप्रेशन ये होगा k q1 q2 by r²। डायरेक्शन जो है वो क्या है कि दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगी, दैट इज Coulomb's force acts along the line joining the two point charges। जैसे मान लो ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 है, ये लाइन ज्वाइनिंग है तो इन पे जो फोर्स है वो इसी लाइन पे होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 1, बट दिस फोर्स इज अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q1 and Q2 and it is force on charge number 1 applied by charge number 2। so these forces acts along the line joining। These forces are equal in magnitude but opposite in direction। इसका मतलब ये कि जितना फोर्स Q1 है वो Q2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 है वो Q1 पे अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। यही यहाँ पे भी आप ये देखिए, इसमें चार्ज ऑन Q2 अप्लाइड बाय Q1 F21, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच जो फोर्स है वो भी क्या होगा, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। यानी सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चार्ज Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो अट्रैक्शन भी इसी लाइन पे होगा। अट्रैक्शन को अपने इनवर्ट डायरेक्शन से शो करते हैं। इट इज फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1। नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें आपको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे देंगे। So we know that any vector is equal to its magnitude multiplied by its unit vector। Direction of unit vector is in the direction of a vector and capital A represents its magnitude। The magnitude of Coulomb's force is given by K Q1 Q2 upon r²। ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, पर अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दें तो आप यहाँ पे एरो लगाएंगे। इसमें मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन r², इट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो अपने एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r²। r² इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f वेक्टर। अब आप इसको शो कैसे करेंगे, r² कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये देखिए दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। सपोज दैट दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज दीज आर टू पॉजिटिव चार्जेस। अब अपने इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 2 एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दिस फोर्स इज F21 वेक्टर। लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स
the magnitude of this force, and magnitude means kq1 q2 by r square. kq1 q2 upon square of distance, it is distance r, and unit vector. अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा. तो यूनिट वेक्टर हम कैसे लेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का हम एक वेक्टर बना सकते हैं. तो ये जो डिस्टेंस r है, इसको मैं यहाँ पे r वेक्टर कर देता हूं. अगर आपको डिस्टेंस यूज करना है तो आप सिंपली r लिखिए, और अगर आप वेक्टर यूज करना है तो आप इसको वेक्टर यूज करें. अब देखिए, इस फोर्स के डायरेक्शन है फ्रॉम चार्ज नंबर 1 टू चार्ज नंबर 2. तो इस वेक्टर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूं r12, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू r, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज स्मॉल r. ठीक है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं. इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर एंड r12 वेक्टर. अब आप ये यहां पे देखिए, इसमें यहां मैं लिखता हूं r कैप. तो r कैप मींस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर इज r12 वेक्टर and divided by its magnitude, and magnitude is small r. Then in vector notation, f21 vector is equal to k q1 q2 upon r square multiplied by r cap, and r cap is r12 vector divided by r. तो आप इस फोर्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f21 vector is equal to k q1 q2 upon r cube into r12 vector. It is Coulomb's law in vector notation. अब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे इस पे फोर्स जो है वो कैसे लेंगे आप. That is force on charge number 1 applied by charge number 2. तो ये एरो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्सेस का सेम होगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है. इन वेक्टर नोटेशन f12 equal to magnitude k q1 q2 by r square, and it is r cap. r cap is unit vector in the direction of f12 vector, इस डायरेक्शन में. तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं इस सिचुएशन में एक एरो एज्यूम करता हूं. यहाँ पे ये एक वेक्टर बना लेते हैं. ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं r21, क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन में चार्ज नंबर 2 से चार्ज नंबर 1 की तरफ ले रहा हूं. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, जो कि स्मॉल r हम ले रहे हैं यहाँ पे. अब आप देखिए, इसमें यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r21 वेक्टर. तो यहाँ पे ये एक यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने. ये वेक्टर बना रहे हैं खुद ही अकॉर्डिंग टू डिमांड. जिस तरफ फोर्स है उधर एक वेक्टर बनाया, उस तरफ एक यूनिट वेक्टर बना लिया. अब देखिए, इसमें इस वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो r कैप की है, और r कैप की डायरेक्शन वही है जो आपने एक नया वेक्टर बनाया r21 वेक्टर. तो r कैप यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? r है. तो f12 इज इक्वल टू k q1 q2 by r cube into r21 वेक्टर. तो आप ये देखेंगे, ये कूलम्स लॉ है वो वेक्टर नोटेशन में. तो अब देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है दोनों, पर डायरेक्शन ऑफ r21 वेक्टर इज अपोजिट टू द वेक्टर ऑफ r12 वेक्टर. दैट इज डायरेक्शन ऑफ r12 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू r21 वेक्टर बट अपोजिट. यानी दोनों जो वेक्टर, पहले जो वेक्टर बनाया था वो 1 to 2 था, ये वाला. अब जो आपने वेक्टर बनाया है वो 2 to 1 है. मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड दोनों का ही आ रहा है, पर डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है. तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो गए. r12 एंड r21 आर अपोजिट वेक्टर्स. अगर आप ये वैल्यू इसमें रख दें, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी. तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r cube into r21 vector, and r21 vector means minus r12 vector. f12 minus k
Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट it is F21 vector, that is F12 vector is equal to minus F21 vector, that is these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. These are internal forces and vector sum of internal forces always equal to 0. यानी जितना फोर्स चार्ज नंबर 1 चार्ज 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स चार्ज 2 है वो चार्ज 1 पे लगाएगा, यानी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, डायरेक्शन वाइज ये दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। इट इज वेक्टर फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये देखिए Q1 Q2 दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों की पोजीशन वेक्टर्स है वो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर है। अब आपको चार्ज नंबर 2 पे जो फोर्स है चार्ज नंबर 1 अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स आपको इन दोनों के टर्म में कैलकुलेट करना है, दैट इज कूलम्स फोर्स in terms of position vectors of 2 point charges. Magnitude K Q1 Q2 upon square of distance between the charges. अब देखिए चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। हमें मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मींस मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दें तो आप यहां पे यूज करेंगे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। आर कैप मींस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना है, तो हम यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का ले लेते हैं, तो यहां पे ये यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप। फिर आर कैप मींस वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, and magnitude of this vector is R2 vector minus R1 vector। क्या आप वेक्टर के लेक्चर में देख सकते हैं। Therefore F21 is equal to K Q1 Q2 upon it is square of distance R2 vector minus R1 vector and R2 vector minus R1 vector and it is Q। अब ये देखिए इसमें ये कूलम्स फोर्स है और ये दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर से R1 R2, इनकी टर्म्स में आप इस टाइप से इसको शो करेंगे। अब अगर आप ये कैलकुलेट करना है कि फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 2, ये फोर्स कैलकुलेट करना, तो सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 अप्लाइड बाय 2, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। यहां पे आप इस टाइप से देंगे R1 vector minus R2 vector cube, R1 vector minus R2 vector. So it is Coulomb's law in terms of the position vector of 2 charges. Now the comparison of gravitational force, that is force acting between 2 masses, and Coulomb's force, that is force acting between 2 charges. अब आप देखिए दो बॉडीज है जिनके मास m1 m2 है और इन बॉडीज पे चार्ज Q1 Q2 है। ये जो दोनों बॉडीज है इनके बीच में मास के कारण जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और चार्ज के जो कारण फोर्स है वो कूलम्स फोर्स है। तो आप इन दोनों फोर्स में सिमिलरिटी देखिए इसमें कि बोथ द फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या दोनों इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करते हैं, 1/r², 1/r², एक ये सिमिलरिटी होगी। Both the forces are conservative, that is work done against gravitational or against the Coulomb's force stored in the form of potential energy। इन दोनों के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। Both the forces are central forces. Central forces means both the forces act along the line joining the two bodies, and both the forces are directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी ये चार इसमें सिमिलरिटी है। दोनों इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करेंगे, दोनों कंजर्वेटिव है, दोनों सेंट्रल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और चार्ज। अब इन दोनों फोर्स में दो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो जी है यहाँ पे कैपिटल जी, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम इज 6.67
10⁻11 Newton meter square upon kilogram square, and value of K in free space in SI system 9 into 10⁹ Newton meter square upon Coulomb square। ये जो G है ये मीडियम डिपेंडेंट या सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होगा आपका, जबकि यहाँ पे K जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड करता है और सिस्टम कौन सा आप यूज कर रहे हो। तो G इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, बीच में मीडियम कुछ भी हो ये फोर्स चेंज नहीं होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, जैसे अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो फोर्स डिक्रीज होगा और अगर अपने कंडक्टिंग मीडियम रख दें तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया आपका। दूसरा डिफरेंस ये है कि इन दोनों में से आप ये देखिए यहाँ पावर -11 है और यहाँ पावर +9 है, तो ये जो फोर्स कूलम्ब्स फोर्स है ये ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे आप देखिए कूलम्ब्स फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस में एक डिफरेंस हो रहा है कि मास के बीच में जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन का होगा, और चार्जेस के बीच में फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। तो इसका अपने एक एग्जांपल देखते हैं कि ये दो पार्टिकल्स में ले रहा हूं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास me एंड mp, चार्जेस दोनों के इक्वल एंड अपोजिट। अब देखिए मास और मास के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है और अपोजिट चार्ज के बीच भी अट्रैक्शन है, तो चार्जेस वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा या ग्रेविटी वाला ज्यादा होगा, अपने कंपैरिजन करके देखते हैं इसमें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 upon r², वैल्यू ऑफ G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस r के लिए ये वैल्यू आएगी 1.014 10⁻61 डिवाइडेड बाई r²। इट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब चार्ज वाला अपने कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फोर्स K Q1 Q2 by r², वैल्यू ऑफ K चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का अमाउंट है वो सेम है 1.6 10⁻19 कूलम। ये दोनों चार्जेस की वैल्यू और डिस्टेंस सेम है आपका r। ये कूलम्स फोर्स की वैल्यू है 2.3 10⁻28 upon r²। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए फ्री स्पेस है। अब आप इन दोनों फोर्स का कंपैरिजन कंपेयर करेंगे तो सेम डिस्टेंस r के लिए ये r कैंसिल आउट होगा। तो अब यहाँ देखिए दोनों फोर्सेस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2.3 10⁻39, यानी अगर अपने सिर्फ ऑर्डर लें, ऑर्डर कितना 10⁻9, तो आप यहाँ देखेंगे कि कूलम्स फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन का फोर्स यहाँ पे लग तो रहा है पर वो एज कंपेयर टू कूलम्स फोर्स है वो नेग्लिजिबल है।